Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, ma'am? Good. Okay, ma'am. मैम और कोई आया नहीं बच्चे? कोई बात नहीं, आ जाएंगे, सब लेट आते हैं। मैम इकोनॉमिक कितने चैप्टर हो गए मैम? इकोनॉमिक्स के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर्स नहीं कहेंगे हम, बेसिकली 2 हमारे जो नोट्स? कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, टोटल हमारे 4 कंटेंट है, तो 2 कंप्लीट हो मैम गया, बस 2 ही। माइक्रो हाँ, इकोनॉमिक में नहीं हुए? माइक्रो इकोनॉमिक? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 4 कंटेंट है, तो 4 में से हमने 2 कंप्लीट कर लिया है, तीसरा चल रहा है, और होप सो चौथा भी जल्दी, तीसरा भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। मैम मैंने तो कर लिया एक चैप्टर। कर लिया एक चैप्टर? मैम एक एक चैप्टर चैप्टर के कर लिया नोट्स? और उसका यस जो भेजे थे। ओके, और दूसरा? और एक चैप्टर बच रहा है। एक चैप्टर बच रहा हाफ हाफ ही। उसे अच्छा कंप्लीट ठीक कर है, लूंगा। वो भी कर लो। मैम हाँ, उसको भी मेरा कर नंबर लेना। सेव कर लेना, मैम आपको भेज दूंगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर लेना आप। ये क्या हो गया? लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ के आए हो आप? मैम मुझे पता नहीं था मैम, मैं पेपर देता उस टाइम। पेपर मुझे कुछ नहीं किस पता चीज का? मैम वो उसका कंपार्टमेंट का। अच्छा, एक मिनट। हाँ। अभी तक बच्चे नहीं आए। ओके, तो आराधना आप प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स के? यस मैम। ओके, तो आप लोग का आई थिंक आज मैं आप लोगों से पूछने वाली थी लास्ट 2 चैप्टर्स के बारे में, उसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाली थी। ये तो 3rd चैप्टर है, राइट? तो आप दोनों प्रेजेंट थे जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज? मैम मैं प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। अच्छा, आप प्रीवियस में नहीं थे ना, मतलब स्टार्टिंग से, तो जब हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हुई है नॉर्मली, तब तो आप प्रेजेंट थे। यस मैम, तब थी।
ठीक है, तो हम आपने बोला चैप्टर पढ़ा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस मॉर्निंग। मैम पढ़ा था बट उसमें डाउट्स है। कैसे कर गुड अच्छा, डाउट्स है। यस मैम। ओके। एंड तरुण, आपने पढ़ा है स्कैरसिटी ऑफ क्लास रिसोर्सेज? मैं तो था ही नहीं, कैसे पढ़ता। आपने पहले भी नहीं पढ़ा? इकोनॉमिक्स के पहले क्लास से नहीं हो आप? जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में ही, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये बताओ मुझे। नो मैम नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने क्यों नहीं पढ़ा? मैम एक्चुअली देयर वाज सम नेटवर्क इश्यूज दैट्स व्हाई। अच्छा, नोट्स है आपके पास? यस मैम नोट्स है मेरे पास। ठीक है, फिर नोट्स से पढ़ना चाहिए था ना। चलो, आपको तो पता नहीं था, नो इशू। एंड गौतम, यस मैम। पढ़ा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज? यस मैम पढ़ा है। अच्छा, दीपांशु, यस मैम। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसको पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ मैम पढ़ रखा है। रिसोर्सेज कमी मैम, हाँ और पढ़ा था। रिसोर्सेज का में डिमांड ज्यादा है, वही बात। हाँ, पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ा है ना? यस मैम। तो Yes, मैं मैम, पढ़ा चैप्टर है। को कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ लेना, और ये तुम सबको लास्ट चांस है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो लोग नोट से पढ़ लेना, कोई डाउट हो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? मतलब अगर अभी टाइम मिल जाए इस चैप्टर से तब करेंगे। ओके तो मैम। ये हमारा चैप्टर था प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली थी, जैसे हमारा शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, और क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और हमारे उनके ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ। ठीक है? हाँ, और उनके रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन कैसे है वो भी हमने पढ़ लिया था, तो मैं उस चीज को अब नहीं करूंगी। फिर हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो था हमारा कोस्ट, ये हम पढ़ रहे थे। तो कोस्ट क्या था हमारा? इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म ऑन परचेजिंग फैक्टर इनपुट। प्रोडक्शन के लिए जब इनपुट खरीदने के लिए हमें कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, तो जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कहते हैं कोस्ट, ठीक है? जैसे हमारा प्रोडक्शन भी एक अलग था, प्रोडक्शन भी लॉन्ग रन था, शॉर्ट रन था, वैसे जो हमारा कॉस्ट है ना वो भी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट वो होता है कि जो खर्चे हमें एक साल के अंदर करने होते हैं वो हमारे शॉर्ट रन खर्चे होते हैं, और जो हमें एक साल के बाद हमें करना होता है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हमें करना होता है, वो हमारा लॉन्ग रन खर्चे होते हैं। जैसे दीपांशु ने इस टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं किसने पूछा, शायद दीपांशु ने पूछा था कि अगर हम मशीन को रिपेयर करवाना पड़ता है हमें, वो हमारा शॉर्ट रन होता है या फिर लॉन्ग रन होता है, ठीक है? तो रिपेयरिंग हमेशा शॉर्ट रन में ही आती है, पर हाँ जब हम कुछ चेंज करते हैं उसमें, जैसे नया मशीन खरीद लिया या उसका कुछ हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल रिनोवेट कर दिया, तो वो हमारा लॉन्ग रन में आएगा। रिपेयर करना हमारा हमेशा शॉर्ट रन में आता है, और वो मशीन का नहीं बोल सकते हम, उसको हम कहेंगे रिपेयरिंग ऑफ मशीन, जो होगा वो शॉर्ट रन में आएगा, और चेंजिंग मशीन और परचेज ऑफ न्यू मशीन लॉन्ग रन में आएगा, ठीक है? तो ये हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट होता है। फिर हमारा आया टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है हमारे दो कॉस्ट होते हैं, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वही है कि जो खर्चे हमें हमारे एसेट्स पे करने होते हैं, या जो हमारी मशीनरी होगी, लॉन्ग टर्म एसेट होगी जो फिक्स्ड है, उन पे जो हमें करना पड़ता है वो हमारा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? फिक्स एसेट्स कहते हैं ना, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिक्स एसेट्स क्या क्या होता है हमारे। बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गए, और मशीनरी होगी, कार हो गया, तो इन सब में जो खर्चे होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो हमें दिन ब दिन डे टू डे लाइफ में खर्च करने पड़ते हैं, जैसे रॉ मटेरियल लाने का खर्चा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सब हमारा हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं तब बनता है हमारा टोटल कॉस्ट। ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। ओके और अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट। इट इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होता है, जितना हमारा टोटल खर्चा हुआ उसको डिवाइडेड बाय कितना हमारा आउटपुट बना। जैसे अगर हमारा खर्चा 200 रुपए का हुआ है और हमारा आउटपुट 10 बना है तो टोटल खर्चा क्या है 200 और नीचे हमारा डिवाइड में आएगा कितना था 10 बोला था उन्होंने, हाँ 10 आउटपुट, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा 20, हाँ 20 होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। ये जो Q हमारा दिख रहा है ना AC इज इक्वल टू TC, TC मतलब टोटल कॉस्ट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय Q, Q मतलब कि टोटल क्वांटिटी कितनी बनी है, कितना आउटपुट हमें मिला है इतने कॉस्ट में। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके अब नेक्स्ट है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब तुम लोग ये देखो, जब हम लोग डिमांड का डायग्राम बनाते थे तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस में क्या होता था हमारा गुड 1 और वाई एक्सिस में हमारा होता था गुड 2, जब हम कंपेयर करते थे, ठीक है। और जब हम नॉर्मल प्राइस के साथ बनाते थे तब एक्स एक्सिस में क्या होता था हमारा गुड्स और वाई एक्सिस में होता था हमारा प्राइस। ऐसे हम डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो ये हमारे कॉस्ट का डायग्राम है। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस में होता है वो हमारा इनपुट होता है और जो वाई एक्सिस में होता है वो हमारा कॉस्ट होता है कि इतने इनपुट में हमारे कितने पैसे लगे, इतने पैसे में हमें कितना इनपुट मिला। तो ये डायग्राम है, एक बच्चे से देख लो इसको। स्लाइड वे में ये कर्व बन रहा है, सिंपल है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारा इनपुट है और वाई एक्सिस में हमारा क्या है कॉस्ट। और ये इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके शेप को बेसिकली कहते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके मैम एक और समझाना। अच्छा तो ये देखो, जैसे हमारे बाकी डायग्राम्स होते हैं ना, हमने टोटल प्रोडक्ट का पढ़ा या फिर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का पढ़ा था हमने, कि जब हमने डिमांड का पढ़ा था ना तो हमारा मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। एक्सिस में क्या होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये बता रही थी कि ये जो हमारा ऊपर डायग्राम है ना, ये हमारा कॉस्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या है, हमने एक नॉर्मल ग्राफ का जो वो होता है, हमने एक्स एक्सिस बना लिया और वाई एक्सिस बना लिया। एक्स एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, इनपुट्स को, ठीक है, और वाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, कॉस्ट को। तो इनपुट और कॉस्ट का ये जो डायग्राम है, इसको बेसिकली ये जो डायग्राम होता है ये हमारा कॉस्ट का डायग्राम है, जब हमें डिफाइन करना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारा इनपुट 10 है तो हमारा खर्चा कितना होगा, मतलब बेसिकली जैसे हम डायग्राम नहीं बनाते, ग्राफ बनाते ना, वैसे इसको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना है। और इसका जो शेप होता है वो हमारा रेक्टेंगल हाइपरबोला का शेप होता है। ये जो शेप आपको दिख रहा है ना कर्व में, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला कहते हैं इसको। ये आप लोग पढ़ोगे, आई थिंक 11th में ही है हाइपरबोला वाला चैप्टर, तो मैथ्स में है ये चीज, तब आपको समझ आएगा ये चीज। अब क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, ये बस एक डायग्राम है और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ गौतम? यस मैम। ओके तो अब हमने कॉस्ट कर लिया, अब आ रहा है हमारा रेवेन्यू। कॉस्ट मतलब हमारा होता है खर्चा और रेवेन्यू मतलब होती है हमारा इनकम, ठीक है। ये अकाउंटिंग टर्म है बेसिकली रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब हमारा इनकम होता है। रेवेन्यू refers to the money received by a firm from the sale of a given output in the market. रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू उस अमाउंट या वो उस पैसे को कहा जाता है जो सेल करने के बाद हमें मिलता है। तो मार्केट में हमने गुड सेल कर दिया, फिर उसके बाद जो हमें पैसे मिले वो हमारा होता है रेवेन्यू। ये क्लियर हुआ?
रेवेन्यू क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि हमारा चाहे रेवेन्यू हो जाए या कॉस्ट हो जाए या प्रोडक्शन हो जाए, सब में हमारा टोटल, एवरेज और मार्जिनल आ रहा है। तो ये चीज सेम होती है, ठीक है, इनका डेफिनेशन भी सेम होता है, बस इनका वो चेंज हो जाता है, मेन जो चीज होती है वो चेंज हो जाता है। जैसे कॉस्ट में हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है, रेवेन्यू में हमारा इनकम आ जाता है, सॉरी कॉस्ट में हमारा इनपुट आ जाता है और रेवेन्यू में हमारा आउटपुट आ जाता है। तो इनको ना याद करना बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे ना, आपको अपने आप सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार एक के आपने 3 याद कर लिए तो उसके बाद बाकी सबके अपने आप ही हो जाएंगे, तुम्हें थोड़ी सी की टर्म्स देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू, कि हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू ऑफ अ गिवन आउटपुट इन द मार्केट। अब टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, जितने भी पैसे हमें मिलते हैं, तो टोटल आउटपुट सेल आउट करने के बाद मार्केट में हमें जितने भी पैसे मिलते हैं वो होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। इसमें ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, तो सबको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है, कि जितने मतलब Yes, ma'am. जितने हमारे पास आउटपुट है, अगर हमारे पास 100 आउटपुट है, हमने 100 मार्केट में बेच दिए, उससे फिर हमें जितने पैसे मिले वो हमारा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा एवरेज रेवेन्यू। ये बहुत सिंपल है। एवरेज कॉस्ट में हम क्या करते थे, टोटल हमारा जो कॉस्ट होता था उसके ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट जितना हमें मिलता था, वो हमारा टोटल कॉस्ट होता था। अब टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड बाय द फर्म इन द मार्केट। एवरेज रेवेन्यूज में क्या है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू हमारा है उसको डिवाइड करेंगे जितना हमने सेल आउट किया है मार्केट में आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अगर हमने 100 आउटपुट हमारे पास है, हमने 100 सेल आउट कर दिए और उससे हमें 1000 रुपए मिले, तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 1000 रुपए। और कितनी क्वांटिटी हमने सेल आउट किया, 100 क्वांटिटी। तो टोटल हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, आई थिंक 10 होगा। ये समझ आया? नहीं आया। कुछ नहीं, नहीं आया, कुछ नहीं है, ये बेसिकली डिवाइड है। अब एक चीज समझो, जैसे मैं कह रही हूँ, ये जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है ना, ये क्या होता है, टोटल जितने भी हमारे गुड्स पैसे हमें मिले हैं उस पैसे को कंपेयर किया जाता है जितना हमने जो आउटपुट है उसको मार्केट में बेचा है। अब मान लेते हैं हमने 100 आउटपुट मार्केट में बेचा है, ठीक है, और उससे हमें टोटल जो पैसे मिले वो है 1000 रुपए। तो क्या होगा, हमारा टोटल रेवेन्यू की क्या जगह क्या हम लिखेंगे, 1000 रुपए, और हमारा टोटल आउटपुट क्या हमने कितना सेल किया है, 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 100 1000 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आएगा, नहीं 10 आएगा, 10 10 10 10। तो ये जो हमारा 10 है वो क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हें क्लियर हुआ? हाँ, बाकी सबको क्लियर हो गया ना? तो कुछ नहीं है, ये बहुत इजी टर्म्स है, बस नॉर्मल डिवाइड प्लस माइनस ही होते हैं इकोनॉमिक्स में। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा होगा। अच्छा, आप लोग में से मैथ्स के स्टूडेंट्स कौन कौन है? सबके पास मैथ्स है? दीपांशु। मैम गौतम शर्मा दीपांशु। अच्छा, तो आप लोग का स्टैटिस्टिक्स हो गया? सबसे लास्ट चैप्टर है बाय द वे वो, तो तब भी मैं पूछ रही हूँ। नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ, तो वो स्टैटिस्टिक्स में तुम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो वही चीज बेसिकली इकोनॉमिक्स में आती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, फिर हम आगे करते हैं। आगे हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। It is defined as the change in the total revenue due to an additional unit of output sold by the firm in the market. अब marginal revenue हमारा क्या होता है, जब हमारा total revenue में कुछ changes आते हैं। जब ऐसा होता है कि मार्केट में हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच दी आउटपुट की, तो उससे जो हमारा टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आए वो हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पहले हमें 1000 रुपए मिल रहे थे जब हम 100 यूनिट्स बेच रहे थे, ठीक है। अब अगर हम 200 यूनिट्स बेच रहे हैं आउटपुट के, तो हमें कितना मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहा है। तो 1000 और 2000 इसके बीच में डिफरेंस कितना आया? मैम 1000 का।
1000. Yes, ma'am. 1000 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये हमारा 1000 रुपए क्या हो गया हमारा, तो मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हमने जब कुछ चेंजेस किए, इसका फॉर्मूला देखो, डेल्टा टी आर डेल्टा एन। इसमें टी आर मतलब है हमारा टोटल रेवेन्यू और एन मतलब है हमारा आउटपुट सोल्ड, मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट सोल्ड, ओके। और एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू है। तो यही हुआ ना कि हमने कितने यूनिट्स बढ़ाए। जब हम पहले 100 यूनिट्स बेच रहे थे आउटपुट के, उसके तब हमें 1000 रुपए मिले। अब जब हम 200 यूनिट्स बेच रहे हैं तो हमें 2000 मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में तो 1000 का डिफरेंस आ गया। और जो हमारा आउटपुट सोल्ड था उसमें कितना डिफरेंस आया, 100 से 200, पहले हम 100 रुपए का 100 यूनिट्स बेच रहे थे, उसके बाद हम 200 बेचने लग गए, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आया, 100 रुपीज का मैम. 200 माइनस 100 कितना होता है, 100 ना। तुम लोग की मैथ्स बड़ी वीक है, मुझसे भी ज्यादा वीक। हाँ, 100 रुपीज का। तो हमारा फॉर्मूला में क्या आएगा, एम आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू में कितने चेंज आए, 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एन। टोटल आउटपुट में कितना हमने चेंज किए, 100। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, वही 10। 10. तो 10 हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। मैम रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ रही थी, क्लियर हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं बेसिकली बताई थी कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा होता है डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा एन। इसमें टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आते हैं वो हमारा डेल्टा टोटल रेवेन्यू में लिखते हैं, और जो डेल्टा एन है वो हमने आउटपुट में जितने चेंज किए। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि पहले हम 100 यूनिट्स बेच रहे थे आउटपुट के, तो हमें 1000 रुपए मिल रहा था। जब हमने 200 बेचा तो हमें 2000 मिला। तो टोटल रेवेन्यू में हमारा कितना डिफरेंस हुआ, 1000 रुपए का। तो टोटल रेवेन्यू की जगह हम Yes, ma'am. लिखेंगे, डेल्टा टोटल रेवेन्यू की जगह हम लिखेंगे 1000। और आउटपुट में हमने कितना डिफरेंस किया, कितना यूनिट्स बढ़ाया था, 100 से हम 200 कर रहे थे, तो उनके बीच में कितना आया, 100 का। 100 आया। तो डेल्टा एन की जगह हम लिखेंगे 100। अब इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 10। तो ये जो 10 है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्लियर हुआ? यस मैम। एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, मैं इसका सम दूंगी आप लोग को, करना उसको, बहुत मजे आते हैं उसको करने में। अब ये आया हमारा रेवेन्यू का डायग्राम। कॉस्ट का डायग्राम दिखा दिया था मैंने, प्रोडक्शन का डायग्राम दिखा दिया था। अब ये आ रहा है हमारा रेवेन्यू का डायग्राम। देख रहे हो ना, नीचे क्या है, आउटपुट, ऊपर मतलब एक्स एक्सिस में हमारा आउटपुट है, वाई एक्सिस में हमारा रेवेन्यू है, और जो ये बीच में से हमारा जा रहा है लाइन, ये हमारा है टोटल रेवेन्यू। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये तो ऐसे ही कोई भी डायग्राम बन गया है, ऐसे कैसे बन गया, ठीक है। तो ये डायग्राम्स ऐसे नहीं बनते, ये बस एज ए एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रखा है कि ब्रीफली तुम समझ जाओ कि हाँ डायग्राम ऐसे बनते हैं, वरना इसका एक प्रॉपर डाटा दिया जाता है। उस डाटा से फिर हम करते हैं ना, तो अपने आप ही ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जैसे हमें बताया जाएगा कि आउटपुट इतना है, रेवेन्यू इतना है, फिर हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो फिर Yes. ये होता है हमारा रेवेन्यू का कर्व। In a perfect competition market, the price remains constant and the TR changes according to the level of the output in the fixed manner, and curve is a straight line arising upon from the origin. और ये डायग्राम तब बनता है जब हमारा जो प्राइस होता है ना वो कांस्टेंट होता है, जब हम सिर्फ आउटपुट और रेवेन्यू देखते हैं। प्राइस कांस्टेंट का मतलब जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहे, एक ही फिक्स प्राइस है कि हाँ इस प्राइस का, इस यूनिट का प्राइस 10 रुपए, तो इस सारे यूनिट का प्राइस 10 ही रुपए। तब हमारा ऐसा डायग्राम बनता है। In this type of market, price, average revenue and marginal revenue all are equal at all level of output and the curve is straight line parallel to x-axis. ये चीज इसमें बोल रखी है। इसमें क्या होता है, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू जब भी हमें काउंट करना होता है ना, मेरे को दिया होता है बेसिकली क्वेश्चन, जिसमें हमें डायग्राम बनाना होता है और ये बनाना होता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, जो कॉस्ट होता है ना, मतलब जो प्राइस होता है आउटपुट का, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस चेंज करेंगे ना, वेरिएबल कर देंगे प्राइस को, तो डायग्राम ना वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, और हमें स्ट्रेट डायग्राम बनाना होता है। इसलिए जो प्राइस होता है वो सेम होता है, ताकि हम सारा निकाल सकें और कंपेयर करना इजी हो, ठीक है। अब
अब ये हमारा हो गया रेवेन्यू वाला। क्लियर है सबको रेवेन्यू? यस मैम। ओके, यस अब मैम। आ रहा है हमारा टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। कोई इक्विलिब्रियम की जगह पेपर में या फिर कहीं पर भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं लिखेगा, ये बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। इक्विलिब्रियम एक टर्म है और इसको आपको याद करना होगा स्पेलिंग के साथ। अब इसका मीनिंग करते हैं हम। Producer's equilibrium refers to a condition where the profit of the firm is maximized. ठीक है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट देन आल्सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो फर्म होता है या जो प्रोड्यूसर होता है उसको अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ठीक है। हेलो मैम। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? मैम आपकी आ रही है। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पे जो ऐसा क्या पॉइंट होता है जहाँ हमारा जो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो MR इज इक्वल टू MC एट Q0 where Q is the profit maximizing level of the output। अब ये डायग्राम में होगा बेसिकली। MR हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और MC हमारा है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखो MC इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड Q0। पहले डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा है रेवेन्यू कॉस्ट और नीचे हमारा है क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना हुआ है हमारा। रेवेन्यू का डायग्राम हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। कॉस्ट हमारा जो है वो पहले Q1 है और फिर Q0 है। तो ये बेसिकली एक कर्व टाइप बन रहा है। और जो हमारा U दिख रहे हो ना, U, ये जो U है हमारा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और जो U है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो पहले में क्या हो रहा है, MR इज इक्वल टू MC एट Q0। Q0 दिख रहा है सबको जो पॉइंट है? यस जो मैम। Q0 पॉइंट है ना, इस पे क्या हो रहा है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों इक्वल है। देख रहे हो ना, ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे भी ये कट हो रहा है। तो इस Q0 पे जो है हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है दोनों हमारे इक्वल है। सेकंड में हमारा बता रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड Q0। Q0 के बाद जो हो रहा है, Q0 हो गया, Q0 के बाद क्या हो रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। U को देख रहे हो ना, U ऐसे कर्व में जाके ऊपर की तरफ जा रहा है। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या हो रहा है, P is greater than equal to average variable cost in the short run and P is greater than equal to average cost in the long run। ये बकवास है, इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इसमें बेसिकली कहा कि जो P पॉइंट है हमारा, मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू है, शॉर्ट रन में भी ज्यादा है और लॉन्ग रन में भी ये ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू ज्यादा ही होता है कॉस्ट से। अब तुम बताओ इस चीज को, अगर तुम किसी चीज में 1 रुपए लगा रहे हो तो तुम क्या चाहोगे, या तो तुम्हें उसके बदले 1 रुपए मिले या 1 रुपए से ज्यादा मिले। तुम कभी ये तो नहीं चाहोगे कि हाँ 1 रुपए से कम में उसको मैं बेच दूं जबकि मैंने पैसे 1 रुपए लगाए हुए। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि जो कॉस्ट होगा ना, वो हमें जो रेवेन्यू होगा वो हमेशा या तो कॉस्ट के इक्वल होगा या फिर कॉस्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ ये चीज? ओके, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही, सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम आ रहा है मुझे तो।
मैम मुझे भी आ रहा है, बस नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम का तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ये तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ रहा है हमारा सप्लाई ऑफ अ फर्म। It refers to those quantities which the firm is prepared to supply or sell in the market at different conceivable prices. अब सप्लाई ऑफ द फर्म हमारा क्या होता है कि सप्लाई मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं बेचने के लिए, कहते हैं ना कि सप्लाई आने वाला है, या फिर हाँ मतलब बेसिकली क्या होता है सप्लाई आने वाला है, या फिर इस प्रोडक्ट का सप्लाई हो जाना चाहिए इतने दिनों में, बेसिकली सब टर्म यूज करते हो। तो सप्लाई मतलब ये होता है कि पहले से इंतजाम करके रखना कि उस चीज को सेल आउट हमें करना है, इसमें से पहले से अरेंज करके रखना, ये हमारा सप्लाई होता है। ये ऊपर वाला जो हमारा डायग्राम है वो हमारा सप्लाई कर्व है, जो यू शेप में आपको दिख रहा है। In the above diagram, supply curve of the firm is shown in two parts. The first part of OP is along the y-axis, okay, and all the prices below P, the firm supply no output in the market. Okay, तो इसमें ये चीज देखो, जो हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट हमारे इसमें लिखा नहीं हुआ, वो बेसिकली वो जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, वो हमारा P पॉइंट, हम उसको P पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो जो कॉस्ट है 0 वो कभी भी फ्री में नहीं बेच, सप्लाई कभी भी फ्री में नहीं होता, तो इसलिए ये 0 से ऊपर बना हुआ, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट है P, इसमें लिखा नहीं है बट इसमें बेसिकली मैं पॉइंट आउट कर दूंगी बाद में P को। तो P से भी हमेशा ऊपर बेचता है, मतलब P से कोई नीचे नहीं सेल आउट करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, नॉर्मल हमारा जो होता है किसी भी चीज अगर आप खरीदते हो, चाहे कुरकुरे हो जाए, लेस हो जाए, उसमें लिखा होता है MRP, मार्जिनल रिटेल प्राइस। तो वो क्या होता है हमारा कि इससे ज्यादा में हम नहीं बेच सकते, या तो इससे कम में बेच सकते हैं या इस प्राइस पे बेच सकते हैं, पर जो भी है इससे हम ज्यादा नहीं बेच सकते, तो वो हमारा MRP होता है। वैसे ही हमारा कॉस्ट का भी होता है, या तो कॉस्ट हम इक्वली जितने में बनाए वो चीज उसको उतने में बेच देंगे ताकि हमारा जो खर्चा हुआ है वो तो निपट जाए, या तो उससे ज्यादा में बेचेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। या तो हाँ, यही दो चीज हो सकती है, या तो हम थोड़ा ज्यादा में बेचेंगे या इक्वल कॉस्ट में बेचेंगे, पर हम बहुत ज्यादा में भी नहीं बेच सकते। हाँ, पर हम बहुत ज्यादा में भी नहीं बेच सकते और बहुत ज्यादा कम में भी नहीं बेच सकते। तो बेसिकली इसमें यही बता रखा है। इसके डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसका डायग्राम मैं कल आपको बना के दोबारा दिखाऊंगी। ये टॉपिक ना नोट करके रखो, ये जो है ना सप्लाई कर्व, मुझे कल याद दिलाना। कल तो आई थिंक गांधी जयंती, कल आई डोंट नो छुट्टी होगी नहीं होगी, बट अगर होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ना ये चीज मुझे बताना कि मैम आपने बताया था कि सप्लाई कर्व का डायग्राम बताओगे आप, ठीक है। तो सप्लाई कर्व का कहीं लिख के रख दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी टॉपिक जो है हमारा मार्केट सप्लाई। It refers to the sum of the quantity supplied by all the firm at a given market price of the output. In other words, it is a horizontal summation of quantity supplied by all the firms in the market. अब देखो ये क्या होता है हमारा, बेसिकली जो हमारा मार्केट सप्लाई होता है ना, इसमें एक प्राइस डिसाइड होता है आउटपुट का, ठीक है, कि हाँ ये आउटपुट है, ये इतने में सेल आउट होगा या इस रेंज के बीच में सेल आउट होगा। तो टोटल जितने भी हमारे फर्म्स है वो जब सेल आउट करती है मार्केट प्राइस पे आउटपुट को, तो वो होता है हमारा मार्केट सप्लाई। जो टोटल क्वांटिटी या टोटल सम ऑफ जो क्वांटिटी होते हैं फर्म्स की मार्केट प्राइस पे जब वो सेल आउट करते हैं, तो वो होता है हमारा मार्केट सप्लाई। It refers to the sum of the quantities supplied by all the firms at any given market price of the output. जब मार्केट आउटपुट का कोई एक प्राइस डिसाइड कर लेती है, उस गिवन प्राइस पे जितने भी फर्म्स उस आउटपुट को सेल आउट करते हैं टोटल में, वो हमारा होता है मार्केट सप्लाई। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ओके, तो ये बेसिकली टोटल ओके मार्केट सप्लाई हमारा क्या होता है, जो मार्केट होती है ना वो बेसिकली आउटपुट का प्राइस डिसाइड करती है कि ये आउटपुट 10 रुपए में बिकेगा,
ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए में बिकेगा। अब जितने भी फर्म्स होंगे, जितने भी बिजनेसेस होंगे, ठीक है, वो जब 10 रुपए में कुरकुरे के पैकेट्स बेचेंगे तो उन सबका जब टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल हम जब देखेंगे कितने लोगों ने सेल आउट किया है, वो हमारा मार्केट सप्लाई होता है। टोटल जितना सेल होगी कुरकुरे के पैकेट की 10 रुपए में सारे फर्म्स के द्वारा, वो हमारा होगा मार्केट सप्लाई। क्लियर हुआ? यस मैम। गौतम क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बाकी सबको भी क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारा है मार्केट सप्लाई कर्व। इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द law of supply, which states that other factors remaining unchanged, there is a direct relationship between the market price and the quantity supplied by all the firm taken together of a quantity. अब देखो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं ना, एक मिनट, we state the other factor remaining unchanged. तो मार्केट सप्लाई हमारा बेसिकली लॉ ऑफ मार्केट सप्लाई हमारा ये कहता है कि जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं जो भी सप्लाई को मतलब अफेक्ट करता है, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है जो मार्केट प्राइस होता है और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर एज ए प्रोड्यूसर तुम सोचो, अगर हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम कुछ सेल आउट करते हैं, अगर हमारे जो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ गई तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो फिर हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और अगर गुड्स की जो प्राइस होगी वो कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म। मतलब अगर जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगी तो फिर जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट प्राइस हमारी कम होगी तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा वो भी कम होगा। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ओके, ऐसे ही हमारा जो डिमांड में था ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर था कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप था और लॉ ऑफ सप्लाई में हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये जो मार्केट सप्लाई कर्व है ना, ये जो मुझे दिख रहा है क्वांटिटी प्राइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जीरो और एस एस जो है हमारा, ये बेसिकली हमारा सप्लाई कर्व है। जो सप्लाई कर्व है वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो कभी भी हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, उसी का डायग्रामेटिक हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। ये बस एक डायग्राम है लॉ ऑफ सप्लाई का, और कुछ नहीं है। ये चीज क्लियर होगी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब तो आई थिंक क्लास भी ओवर होने वाली है, तो मैं नॉर्मल बाकी हम कंटिन्यू जो करेंगे उसका एक बार ब्रीफिंग कर देती हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब क्या क्या फैक्टर्स होती है सप्लाई की, एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि मैं बता चुकी हूँ लॉ ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप सो ओवर हो जाएगा जो थर्ड चैप्टर है हमारा। ओके, और किसी को कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हो। आज किसी को अगर अभी कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास, हाँ, इस चैप्टर में डाउट्स काफी कम है क्योंकि ये चैप्टर इजी है, ठीक है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो। इकोनॉमिक्स देखने में इजी है, पर जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना, इसमें नंबर गेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड बिजनेस के नोट्स मैंने कल भेजे नहीं थे, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तो बिजनेस में हूँ नहीं मैम। कौन तूने कॉमर्स नहीं ले रखा है? आर्ट्स ले रखी है। भाई क्लासेस अपने याद